हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यकीनियंस। फाइनली अब फिर से अपना यकीन बैच फाइनली अब शुरू होता है। फाइनली अपना शुरू होता है। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। सॉरी कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं आज। यूट्यूब भी परेशान है कि भाई साहब कितने बच्चों को पढ़ाएं और कितने बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी ये दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है सबकी? हाँ भाई, सबको आवाज़ ऑडियो वीडियो आ रही है, क्लियर है? प्लीज़ बता देना। ठीक है, ओके। यहाँ से आवाज़ कम करते हैं। ठीक है, तो हाँ, चलो बढ़िया। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नहीं हुआ इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना है यार। ठीक है ना अपने पास? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यस यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सबका सबका स्वागत है इस बैच में, इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच जो नीट 2024 के लिए है। ऐसा नहीं है भाई, सबसे बोल सकते हैं कि एग्जाम के बाद जस्ट हम लोग अभी आए हैं। लास्ट वीक हमारा एग्जाम था, उसके हिसाब से हम लोग आए। तो 7 मई के बाद आज हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं कि एग्जाम में गलतियां कैसी हुई, चीजें कैसे सही कर रही। सबने बहुत सारा मोटिवेशन देख लिया आज शुरू से लेके लास्ट तक। मतलब मुझे लग रहा था कि अरे अब तो थकान हो गई होगी यकीनियंस को, लेकिन यकीनियंस अभी भी लगातार बैठे हुए। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए तो आए हैं कि सब कुछ सिखा के जाएंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं आता वो भी सिखाएंगे। अभी धीरे धीरे पता चलेगा, डोंट वरी। आज पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार आज अलग सर ने सबको बुलाया कि नहीं यार बेटा आज फ्री है। तो फ्री का मतलब ये नहीं कि पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं वही क्लास, जो किन की क्लास है वही क्लास यहाँ पे आपको एज अ रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग क्लासेस में कैसे होते हैं वो दिखाया जाएगा। ओके भाई, देख यार सीधी सी बात है, कोई भी हाँ टैन हो गया है भाई, सीधी सी बात है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। एक्चुअली तुम लोग के एग्जाम के बाद टेंशन बहुत हो गई। हाँ मैं ये बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि अपने को इस बार क्या करना है, अलग क्या है। सब लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के इस बैच में आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लगा के आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं कि साथ साथ फिर से वो गलतियां रिपीट करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं लगातार 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो चुके हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन थोड़ा सा हम आपस में बात करेंगे। ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ सीख रखा है इस दिन में, और कल से क्लासेस शुरू भी हो जाएंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो पहला इंटरेक्शन है, हो सकता है जो पहली बार मुझे मिल रहा है उसको भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि सबका स्टाइल कैसा है, सबके तरीके कैसे कैसे। किसी भी टीचर से आप पढ़ो, कोई भी पीडब्ल्यू के हर एक टीचर औसम है यार, सबके सब औसम है। हो सकता है किसी को मैं अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता हो, किसी को मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता हो, किसी और सर का अच्छा लगता हो। तो इसमें ज़्यादा बहस नहीं करनी है, आप बस स्ट्रिक्टली फॉलो करो, किसी एक को पकड़ो। मंजिल तक जाने के लिए ना एक सीढ़ी काफ़ी होती है, आपको ही पता है, आप उसी को फॉलो करो। लास्ट ईयर की गलतियां इस साल मत करो। आज क्या है, आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट बेसिक बात करेंगे, मूल कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले ना कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो हम लोग लास्ट ईयर करते थे, ठीक है ना, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं पहले बता देना चाहता हूं। देख बेटा, सीधी सी बात है, एज अ टीचर मैं शुरू से, लास्ट ईयर भी यकीन वाले होंगे तो उनको पता है, मैं शुरू से बोलता था कि आप ना बहुत ज्यादा एनर्जी ना फालतू की चीजों पर खर्च मत करो। जैसे अभी मूल कॉन्सेप्ट शुरू होगा, आई नो बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को चीजें आती हैं, वो क्या करेंगे सर फालतू की 3-4 जगह देखना शुरू करेंगे। भाई हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कोई ज्यादा कराएगा, 2-4 क्वेश्चन कोई कम कराएगा, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 2 घंटे 4 घंटे वेस्ट नहीं करने। आई नो अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे कि सर मेरे 550 आ रहे, मेरे 600 मार्क्स आ रहे हैं। ये 600 मार्क्स, 550 मार्क्स, 570, 580, जो लोग जो अपने अपने स्टेट्स में रुक जाएंगे इस साल, भैया तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 500 प्लस वाले हो ना, 500 प्लस वाले हैं तो आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं। 500 प्लस का मतलब पता है कितने क्वेश्चंस आपने और सही करने थे? कितने क्वेश्चंस और सही करने थे अपने को? 20 क्वेश्चन और सही करने थे। 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते ना तो आप सिलेक्शन के पार हो जाते। मतलब होता है ना कि 600 पार कर जाते तो थोड़ा सिलेक्शन की उम्मीद जग जाती। 500 प्लस वाले लोग भैया आप ना थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत चलना और ना ही अंडर कॉन्फिडेंस में। 500 प्लस आता है, आपको 500 प्लस आ रहा है, मतलब आप बहुत अच्छी जगह पे हो जहां से आप कुछ भी कर सकते हो। आप यहां से 720 का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हो, बस कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करना। जिनको भैया रेंज बता देता हूं, ये देख लो अपने पास जो इनके चीजें हैं, ये वाले लोग भी बता रहा हूं,
ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। इवन मैं ब्रेक कर करके दे देता हूं भाई, ये सारे लोग अपने पास, ये सारे लोग अपने को जा सकते हैं, ये सारे लोग जा सकते हैं, ये सारे लोग 720 तक जा सकते हैं। मैं हर एक टाइम हर एक बैच में बोलता हूं भाई, भाई स्टार्टिंग डेट ना सबकी सेम होती है। 18 मई सबका स्टार्ट डे है। आज यकीन वाले सारे स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो जोश है ना, आज जो एनर्जी है ना, सबके अंदर है। ये इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर सेम है, और भैया इधर वाले का भी सेम है। कोई ये मत बोलना कि अरे सर आपने मेरा नहीं लिखा, तेरे लिए भी सेम है। आज सबकी एनर्जी सेम है। बस डिफरेंस पता है क्या आएगा? कुछ गलतियां होंगी आपसे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक आदमी करने वाला है। ये सब लोग 720 तक जा सकते हो, लिख के देता हूं। अगर किसी को लगता हो ना भाई कुछ नहीं आता, तब भी तू जा सकता है भाई। 1 ईयर काफी होता है नीट के लिए, 6 मंथ्स काफी होते हैं नीट के लिए। 3 महीने के बाद डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, पहले दिन डिफरेंस नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी है। पहले दिन किसी के अंदर डिफरेंस नहीं दिखेगा। पहले दिन, आज मेरी क्लास में आप बैठोगे ना, या किसी की भी पहले दिन की क्लास करोगे, आपको लगेगा यार ये सब तो बहुत ईजी है। बेटा वो इजी पीजी कब अपने पास जाके थोड़ा सा डरावना बन जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं आएगा। कुछ कॉमन देख बेटा, सबके लिए 720 अचीवेबल है। इस क्लास में मेरा ये प्रॉमिस है, बस कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करना। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है वो होता है बैकलॉग। बेटा आज तो जोश हाई है, आज आप पूरे हाई जोश में चल रहे हो कि अरे सर एकदम फोड़ देंगे, ये कर देंगे। अभी मतलब होता है ना कि वो मतलब अभी नीट ने ठुकराया है, एनटीए वाले ने ठुकराया है, तो अभी गाना सुन रहे हैं, ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो गाने के जोश में चल रहे हैं। भैया अभी तो इतने जोश में है कि आज क्या सोच रहे हैं कि भैया फुल टेस्ट दे देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, यार मैं सब कुछ तगड़ा करने वाला हूं। भाई ये जोश मेंटेन रखो, मैं भी उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये एक बीमारी है जो हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन सब जगह है ये बीमारी, सब जगह है ये बीमारी, ठीक है ना, सब जगह ये बीमारी है। क्या कि सर ये बैकलॉग बेटा मैं एक बार मजाक मजाक में बोलता हूं कि दुनिया की सारी डिजीज का कुछ ना कुछ इलाज मिल जाएगा, लेकिन बैकलॉग का इलाज नहीं है भाई। बैकलॉग का इलाज एक ही है कि भैया दुगुना मेहनत तिगुना मेहनत करो, जितना बैकलॉग उतना ज्यादा करो, ठीक है। तो भाई ये चीजें ना, बैकलॉग ये नहीं करना है, मतलब बैकलॉग भैया नहीं करना है आपको। अगर मैं बोलूं तो ये सीधा सीधा कर लिखना चाहूं हिंदी में तो ये करना है कि भैया बैकलॉग चाहे जिस कंडीशन में हो जाए, भैया जितना जल्दी हो सकता है फिनिश करो। बैकलॉग एक तो पहला नहीं करना है, अगर हो गया तो फास्ट फिनिश करो। अगर बैकलॉग हो गया भाई, कुछ कॉमन मिस्टेक्स में अगर बैकलॉग हो गया तो फास्ट फिनिश करने की कोशिश करना, क्योंकि सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होगा। सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है ना। सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होने वाला अपने पास, बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है। अरे क्या हो गया, 1 मिनट, अरे कहाँ चला गया। अब चलो कोई बात नहीं, यहां देखो अपने पास क्या हो रहा है। मैंने बोला बैकलॉग की बात कर रहा हूं, बैकलॉग नहीं करना है, ठीक है ना, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पे देखो, बैकलॉग के बाद जो मेजर प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम जो आने वाली है बैकलॉग के बाद, भैया ये जो चीज होती है ना, ये बहुत सारे लोग ना ये सोच के चलते हैं अरे सर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आप पढ़ा लो, आप डीपीपी डेली देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, डीपी देते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। डीपीपी बैकलॉग में क्लास के क्वेश्चन बैकलॉग कर ले, कुछ लोग बैकलॉग नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। भाई वीडियो देख लोगे ना, अगर वीडियो देख लेते हो, ठीक है ना, अगर वीडियो देख लेते हो, सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो देखने वाले तुम्हें पता चल रहा होगा, आज की सुबह से क्लास देखते जाओ भैया, जितने सिलेक्शन है उससे ज्यादा बच्चे वॉच कर रहे हैं, लाखों में बच्चे वॉच कर रहे हैं, लाखों बच्चे देख रहे। सिर्फ वीडियो देखने सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई साहब। क्वेश्चन प्रैक्टिस सब लोग छोड़ देते हो, सर बॉटनी जूलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हो भाई, भूल क्यों जाते हो? ये एग्जाम क्वेश्चंस का एग्जाम है, थ्योरी का है ही नहीं भाई। तुमसे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम ले ही नहीं रहा भाई, हाथ से ऐसे लिखवाने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा। आपको आता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता भाई या बाहर जाइए रेस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बैकलॉग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, भैया जिन लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिसकी कमी रह गई है वो भैया आपको ही पता है, जो 500 प्लस वाले उनको तो ज्यादा अच्छे से पता है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, उसके चक्कर में दिक्कत आ गई है। तो यहां देख लो, बैकलॉग हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई।
ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने पास, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो आपका हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज है, तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सीधा बताऊं आपको, कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास के क्वेश्चंस कर लो भाई, क्लास के क्वेश्चंस कर लो, क्लास के क्वेश्चंस करो, प्लस उसका डीपीपी करो, उसके बाद पीवाईक्यूज करना है, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर अपने पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल पड़ा है उसको उठा कर लो, के बाद मिलता है तो टेस्ट के मॉड्यूल, टेस्ट के क्वेश्चंस करते जाओ, टेस्ट करते जाओ। भाई साहब ये देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसकी कम हुई उसका भी सिलेक्शन रुकेगा। भाई साहब जिन लोगों का जो कुछ बेसिक चीजें हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स आप सब लोग करते हो, हर एक साल करते हैं, ऐसा नहीं कि आज कर रहे, हर एक साल कर रहे ये लोग, हर एक साल कर रहे। जैसे असर्शन रीजन की प्रैक्टिस नहीं होती है भाई, असर्शन रीजन की इस बात की गारंटी है, इस बार का फिजिकल केमिस्ट्री में आपने भी देखा है असर्शन रीजन होता ही होता है। तो भैया पिछली बार बायो में था, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में है, अगली बार और जगह हो सकता है। पेपर कभी भी डिफिकल्ट हो सकता है, पेपर कभी भी इजी हो सकता है, इस बात में कोई ऐसे गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिस बच्चे ने किया है, इस बार भी नंबर आ रहे हैं ना लोगों के, 700 प्लस तो आ ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के तो आ ही रहे हैं ना 700 प्लस। तो भैया तुम कहां थे, कुछ गलतियां हुई ना, कौन सी गलतियां मेजर है, बैकलॉग कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर ली। सर अगर मैं इसके बाद अगर सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊं, सर कुछ लोग बैकलॉग भी नहीं करते, बैकलॉग नहीं करेंगे, देखना ध्यान से, कुछ लोग बैकलॉग नहीं करेंगे, कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, लेकिन एक गलती और करते हैं। मेजर जो तीसरी गलती होती है वो है अपने पास सर मिस्टेक्स एनालिसिस या टेस्ट एनालिसिस। मिस्टेक्स की एनालिसिस कभी नहीं करते वो लोग, कहां गलतियां हो रही हैं, किस टाइप की गलतियां हो रही हैं उनको पता ही नहीं चल रहा, बस ये कर लेंगे। सर मैं जैसे बोल रहा हूं कि भाई साहब ये बैकलॉग नहीं करना है, तुम आज बोलोगे यस सर बैकलॉग नहीं करूंगा। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जिसका कोई बैकलॉग नहीं रहा पिछले साल, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। या तो उसने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करी, उसने बोला नहीं सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत करी। बेटा गलती कहां हुई, आपने मिस्टेक्स नहीं देखी कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन में फंसता हूं, मैं न्यूमेरिकल्स में फंसता हूं या थ्योरी में फंसता हूं या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में फंसता हूं, मेरी किस तरह की गलतियां हैं, मेरी एक्यूरेसी क्या है, मैं सर सिली मिस्टेक्स ज्यादा करता हूं। ये सब चीजें देख लो आप, ये कॉमन मिस्टेक्स में देख लो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ क्या है कि सर टेस्ट एनालिसिस मिस्टेक एनालिसिस नहीं करेंगे, कुछ तो इसी डिस्कशन में रह जाएंगे। भाई साहब अगर उनसे कोई पूछे कि भाई कहां पे टेस्ट एनालिसिस भी सर करता था, मैं टेस्ट एनालिसिस भी करता था, तो एक सिंपल सी चीज, अगर आप ये कर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है, अगर आप इसको भी नहीं कर रहे हो, नो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सारे के सारे मिस्टेक एनालिसिस सब कुछ कर रहे हो, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है उसमें से अब एक अगली गलती जो लास्ट अल्टीमेट गलती है कि भैया एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस नहीं है। जो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं है, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, लेस है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, लेस है। भैया यही मेरी तरफ से आप लोगों की ये 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं। सिंपल सा, मैं ज्यादा हाई फाई बात नहीं कर रहा, बस 4 लोगों से बात करना चाह रहा हूं। ये जो 4 लोग होते हैं, सिलेक्शन बेटा जहां पे रुका हुआ है, जिधर भी रुका हुआ है, डरो मत सर, सीधी सी बात है, यहां सब कुछ, ये सब कुछ आपको खुद से प्रॉमिस करना है। कोई बात नहीं, आज सर क्लास के बाद नहीं कमेंट करना है, अभी बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगा कि आज के आज इसलिए कमेंट करवाना चाहता हूं क्योंकि यार वो ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, इस कमेंट को, उस मैसेज को अपने उसके व्हाट्सएप पे उस पर लगा दिया करो। यार मैंने ये सोचा है, आज इस बैच से मैं बोल सकता हूं कि ऑल इंडिया 1 to 10 आ सकती है, ऑल इंडिया 1 आ सकती है, इस बैच से आ सकता है। नीट 2024 का ऑल इंडिया 1 आ सकता है, इस बैच से आ सकता है, हो सकता है हमारी वीडियो भी देख रहा हो। लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये 4 कॉमन मिस्टेक्स ना करो। इन चारों में से किसी एक को भी गलती कर रहे हो ना, ये चारों कोई भी गलती कर रहे हो, बेटा रिजल्ट डूबेगा ही डूबेगा। हो सकता है इसके कारण थोड़ा 2-4 रैंक डूब जाए, इसके कारण हो सकता है कि आपका रैंक खराब हो जाए, लेकिन इन दोनों के कारण तो रिजल्ट पक्का ही खराब होगा। भाई साहब ये सिंपल सी चीजें होंगी, सिंपल सी चीजें होंगी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जो लोग लास्ट ईयर, जिसे कुछ लोगों का पूछना है
कि सर लास्ट ईयर मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, मैं इस बार क्या करूं? बेटा कुछ नहीं, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं डोंट वरी। आप अच्छे से नोट्स बना के बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना चुके हो, आप एक काम करना, उस नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड कर लेना, क्वेश्चन का बुकलेट बना लो, क्वेश्चन बैंक बना लो, जितने टेस्ट होंगे, वीकली होंगे, नीट टेस्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे, उन सबको यूटिलाइज करना शुरू करो। जो अच्छे क्वेश्चन है ना, उठा के उसको नोट्स में डालो, उसको यूटिलाइज करना शुरू करो, ठीक है ना, ट्राई करो। क्योंकि यार जो सपने देखे हैं ना वो बहुत अच्छे सपने हैं। मैं बोल देता हूं भाई साहब, मैं सर सीधी सी बात है, नीट 2024 का पेपर, सर जितने लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम से पढ़ो, सर पीडब्ल्यू की टीम इतनी औसम है ना, यार किसी भी जगह से पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। बस हाँ, भटकना मत ज़्यादा, इधर उधर टाइम मत वेस्ट करना, ये कमेंटबाजी उधर में मत रहना। क्योंकि देखो पिछले साल भी मैं मजाक उड़ाता था कि वो अगले साल भी रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो नहीं 2024 के बदले 2030 की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2030 की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या बहस कर सकते हो? वो 2030 में जाके बेटा वो होता है ना कि डरना शुरू करेंगे, उनको डर आएगा। तुम 2024 के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, चुपचाप एक रास्ता पकड़ो, उसको लेके साल भर चलो, उससे 2024 का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बेसिक चीजें बोली हैं, क्या क्या बोली हैं, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है, कभी ना नखरे नहीं दिखाने। सीधी सी बात है बेटा, आप आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए हो कि भैया पीछे जाएंगे तो आपको कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। सर यहाँ थोड़ा सा भी लेट हुए ना, 1 मार्क्स तो छोड़ दो, काउंसलिंग में जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, एक एक मार्क्स पे कॉलेज छूटते हैं बेटा, एक एक मार्क्स पे। तो भैया ये सब ना बेसिक चीजें याद रखना। आज अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, मैं आपसे बस 4 चीजें मांग रहा हूं, मैं आपसे बस 4 चीजें मांग रहा हूं कि भैया बैकलॉग नहीं करना है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग। भैया अगर बैकलॉग हो गया, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, सर टेस्ट का एनालिसिस नहीं हुआ, एग्जाम हॉल मैनेजमेंट नहीं सीखा आपने, तो अगले 1 साल के बाद आप शायद फिर से इसी तरह की वीडियोस देख रहे होंगे। मुझे आपको मोटिवेट करना ही नहीं, मैं आपकी बस कमियां बता रहा हूं, मुझे इसकी बातें करनी, ठीक है ना, इसकी बातें करनी। बुक बेटा कोई जरूरत नहीं, बुक बेटा कोई जरूरत नहीं। कोई बोल रहा है सर मेरा 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, बेटा ड्रॉप से मैटर नहीं करता। आप सिंपल सा, आप सब लोग जानते हो ना, आप सब लोगों का बेस्ट एग्जांपल, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया तो, अगर आप सब लोग आईपीएल खेलते हो, विराट कोहली 16 ईयर्स हो गए यार, 16 साल हो गए, 2008 से खेल रहा है आईपीएल, आरसीबी एक ही टीम से खेल रहा है, 16 साल हो गए, फिर भी वो बंदा हर एक साल, सोचो उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, इंडिया का मतलब अच्छे कप्तान में से एक, और वो बंदा 16 साल से एक अपनी टीम को, और उसमें सारी टीम, ऐसा नहीं टीम बेकार है, टीम के प्लेयर्स भी बहुत शानदार हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाया। इसका मतलब हर एक साल छोड़ता है क्या? वो डिमोटिवेट हो रहा है क्या? डिप्रेशन में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, हर एक साल आता है, फाइट करता है, फाइट करता है, और मैं लिख के तो जीत भी जाएगा, क्योंकि उसका फाइटिंग स्पिरिट है भाई, वो लड़ रहा है, सीख रहा है, अब की बार गलतियां क्या हुई एनालिसिस कर रहा है, हाँ ठीक है चीजें सही करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचो ना, आप किसी के भी फैन हो, आप सचिन तेंदुलकर के फैन हो, चाहे सलमान खान के फैन हो, शाहरुख खान के फैन हो, आमिर खान के फैन हो, हर एक मूवीज हिट नहीं होती, उनकी भी ड्रॉप होती है, उनकी भी पता चलती है, ठीक है। तो भैया ये सब मत सोचो, 1 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर आग कितनी लगी है, आपके अंदर कितना मतलब होता है ना, कितना बचा हुआ है कि यार अपने अंदर की भाई जज्बा कितना बचा हुआ है। जैसे आज की क्लास बेसिक है, तो आज की क्लास में पढ़ो, बहुत सारे लोगों को सर सब कुछ आता होगा, बेटा वो क्या हो जाएंगे, लीनियंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में जो पढ़ोगे हो सकता है अगले साल क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अरे भैया हम इंडिया के फैन हैं, आरसीबी सीएसके एमआई सब के फैन हैं, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स हैं कि आपको फाइट बैक करना है, हमेशा फाइट बैक करना है, डरना नहीं है। दूसरी बात, हमेशा एक सिंपल चीज बताता हूं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ अर्जुना बैच वाले भाई, अर्जुना बैच वाले यहाँ पे आना था ना, इसलिए अर्जुना बैच में आज नहीं आ पाया, ठीक है ना, हाँ सबको बोल रहा हूँ, ये एक सिंपल सी चीजें याद रखो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। नीट 2024 का मैं रैंक बता देता हूँ कि भैया रैंक अगर आप लेके आना चाहते हो ना, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने की उम्मीद, अपने अंदर तमन्ना है ना, तो आग आज लगा के रख लेना, क्योंकि रैंक 1 आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रैंक सिंगल डिजिट रैंक लेके आना है तो आ सकता है, बस वो डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर किस तरह से मेहनत कर रहे हो। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों का बहुत अंदर होता है ना कि 500 है, 500 चीजें, क्वेश्चंस बेटा सारा कुछ, सारे के सारे मैं पहले ही बता देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना, ऑल क्वेश्चंस मैं पहले ही फिर से प्रिडिक्ट कर देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पीडब्ल्यू क्लासेस। एनटीए वाले भी इसको देख के डर जाएंगे,
इतना कॉन्फिडेंस हमें हमारी टीम पे है, हमारे सब्जेक्ट्स पे है, इतना कॉन्फिडेंस हमें है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस से होंगे, ये लिख के देता हूं मैं आपको। अगले साल 2024 का नीट जब होगा ना, उसके अगले दूसरे दिन हम लोग लेके प्रूफ के साथ आ जाएंगे। तो इतना भरोसा करो, टीचर्स पे ट्रस्ट करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, कुछ लाइन्स है, मैं सिंपल से कुछ लाइन्स है, मैं पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता हूं कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पीडब्ल्यू क्लासेस। ये हमारा टीचर्स का कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर भी यही सेम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस सर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, सिलेक्शन सिक्योर करना है। क्योंकि एक बहुत मैं कोई पोएम पढ़ रहा था, कि बहुत सुंदर सा एक लाइन लिखा हुआ था, इस बहुत सुंदर सा लाइन लिखा हुआ था कि वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं और पूरे भी तुम्हीं को करने हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं और पूरे भी तुम्हीं को करने हैं। माना कि रास्ता कठिन है, माना कि रास्ता कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। माना कि रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं। समय यही है, करना भी यही है, समय यही है, करना भी यही है। चाहे तो सोने में बिता दो और चाहे तो सोना बना दो। सर अपने पास टाइम का यूटिलाइजेशन जितना अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो। चाहे तो सोने में बिता सकते हो या फिर टाइम को सोना बना सकते हो, आपके ऊपर है। बस सब कुछ यहीं पे है। सारे बच्चे जो आज देख रहे होंगे ना, जो बच्चे आज पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग कल वीडियोस देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, उन सबसे भाई सीधी सी बात है, लाइव में जो इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन हाँ जो यहाँ पे लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनसे भी यही है कि बेटा सपने भी तुम्हारे हैं और तुम्ही को पूरे करने यार। रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है अभी चोट लगी है तो बहुत सारे लोग अपने ऊपर डाउट करते, सेल्फ डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, ये बात जान जाओ। सेल्फ डाउट करने वाला हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मेंटली सोच रहा हो कि अरे यार मैं कर, बेटा एक टाइम आएगा जब हंसी आएगी इसी सारी स्ट्रगल्स पे कि यार एक टाइम मैं खुद को ये सोच रहा था। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स हैं। मैं बहुत सारे बच्चे, मेरे से कोई बोलता है सर आप सोशल मीडिया इन सब पे मार्क्स क्यों डाल देते हो बच्चों के, वो दिखाना चाहता हूँ। मेरा कोई ये शो ऑफ करने का तरीका नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो दिखाना चाहता हूँ कि बेटा तुम भी कर सकते हो, अगर ये बच्चे कर रहे हैं इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। सेम क्लास में बैठे हो, सेम दिन स्टार्ट होता है, सब कुछ सही स्टार्ट होता है, लेकिन भाई सब लोग क्या करना शुरू कर देते, सब लोग क्या करना शुरू कर देते कि अरे सर धीरे धीरे बैकलॉग क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाएगी। टॉपर और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है। अगर हम बोलते हैं ना टॉपर को भाई 100 क्वेश्चन करना है, वो करता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 20 क्वेश्चन करके अच्छा सर कौन सा पूछेंगे, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं कौन सा पूछने वाले हैं। तो एमआर सर का थप्पड़ याद है ना, ऑनलाइन चप्पल उड़ता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं इधर मांग के लेके आ जाऊंगा भाई। पार्शियल ड्रॉप, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ को करना है करेंगे यार, सीधी सी बात है। अभी एक काम करते हैं, हाँ एक बच्चा ने बहुत यार देखो, मुझे भी एक चीज़ बहुत पसंद है। मैं एक सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देख मोटिवेशन आज तेरा बहुत हाई है, अब मुझे भी ये बात पता है। आज बहुत सारे लोग अरे सर पढ़ा दो सर, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, तूफानी पढ़ देंगे, आज ही कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। बेटा आज तो पहला दिन है, तगड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जिस दिन तगड़ा कॉन्सेप्ट आएगा ना उस दिन आपकी एक चीज़ चेक होगी। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। ये एक मोटिवेटेड इंसान का ग्राफ है और ये एक डिसिप्लिन्ड इंसान का ग्राफ है। डिसिप्लिन्ड इंसान और मोटिवेटेड इंसान को देख लो। इवन डिसिप्लिन्ड इंसान, मोटिवेटेड इंसान का ये डिफरेंस देखना। सर मोटिवेशन जिसका हाई है ना वो पहले दिन इस पे होता है। डिसिप्लिन्ड इंसान का हो सकता है आज कम मोटिवेशन हो, आज वो बेचारा सोच रहा हो कि यार पढ़ूं कि ना पढ़ूं, हो सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाता है। और मोटिवेशन देख लो, मोटिवेशन इज लाइक द वेदर, मोटिवेशन इज लाइक द सीजन्स जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इज लाइक द सन जो हमेशा हमेशा चमकता रहता है, हमेशा हर एक दिन सेम रहता है। मोटिवेशन इज लाइक नथिंग। सर मोटिवेशन देख लो अपने पास, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, इट इज अ फीलिंग। सर ये फीलिंग है, बट डिसिप्लिन इज लाइक व्हाट, डिसिप्लिन इज नथिंग। सर अपने पास क्या होगा अगर ये आपके साथ रुक गया, जैसे आर्मी वाले हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम के पाबंद रहते हैं। सर मोटिवेशन और डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज आपका मोटिवेशन हाई है आई नो, बट हम लोग सीधी सी एक लाइन बोलते, अगर आपको लगता हो ना आपको अपना डिसिप्लिन देखना चाहिए, अगर आपको लगता हो ठीक है ना, या अगर आपको लगता हो कि यार डिसिप्लिन देखना है, डिसिप्लिन अपना देखना है, तो मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। एक सिंपल सा डिसिप्लिन चेक करने का तरीका बता देता हूँ। तुम्हें लगता हो नहीं सर मैं पिछले साल बहुत डिसिप्लिन था, एक काम करना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, जिसके भी नोट्स तुमने अच्छे से लिखे होंगे, पहला पेज की राइटिंग देखना और लास्ट पेज की राइटिंग देखना, तुम्हें अपने डिसिप्लिन का फर्क पता चल जाएगा। तुम कितने डिसिप्लिन थे साल भर तुम्हें पता चल जाएगा। पहले पेज की राइटिंग आदमी क्या करता है, 4 पेन लेता है, 4 पेज लेता है, 4 पेन 4 पेज ले, ऐसे होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के नोट्स बनाएगा। भाई डिफरेंट टाइप के नोट्स बना लेने से, नोट्स
जैसे मेरे से बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इस बैच में, खासकर कुछ लोग कंप्लेन, सर नोट्स बनाना है। भाई नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार नोट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना ये दिक्कत का काम है। आपका काम, आपको सर थ्योरेटिकल एग्जाम तो लिख के एग्जाम तो देना नहीं है ना, कि राइटिंग में लिख के एग्जाम दे रहे आप। सर एनसीईआरटी बेसिक दिया हुआ, एनसीईआरटी की उठा लीजिए डेफिनेशंस, लेकिन आपका एग्जाम 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है। तुम 11th क्लास के बच्चे से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो, जिनको बोर्ड्स भी देना है? 12th क्लास के बच्चे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? भैया न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी वाले स्कूल के लिए सिलेबस बना रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में एक बात बताओ, जो लोग भी पढ़ के बैठे हैं, अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सिलेबस बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सिलेबस बता दूं, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, एक बात बता देता हूं तुम्हें यार, एक बात बताना, तुम लोग सब लोग समझदार हो, एक सिंपल सा, तुम सब लोग 11th 12th पास करके आए हो, एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेट्स ऑफ मैटर हटा देना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दोगे, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। वो एक बहुत बड़ा मजाक है। होता ना कि उसको, जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो एनटीए वाले, एनसीईआरटी वाले को क्या लगा कि यार अक्कड़ बक्कड़ करके ना चैप्टर्स हटा लेते हैं, तो अक्कड़ बक्कड़ जम्बे वो ऐसे करके गाना गा रहा था और उसने स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया। तुम्हें लगता है बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के, मतलब उस आदमी से सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो आदमी कैसे पढ़ाएगा ये। अरे इस सर का फॉर्मूला भी पूछ रखा है, एक बात बताओ क्या बोलोगे तुम उसको कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे नहीं, सीधा यहीं पे ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे? कैसे कर सकते हो भाई तुम ये? बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार। तो ये नहीं होने वाला स्टेट्स ऑफ मैटर। भैया चैप्टर, हाँ चैप्टर में से मैं बोल सकता हूं कि ये चैप्टर तो नहीं हट सकता, ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के। अब मैं अगले दिन बोलूं नहीं यार पहला चैप्टर पसंद नहीं आ रहा, कटा दो, भाई काट दो, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? काट दो। तुझे ये मोल कॉन्सेप्ट के बिना ये सब समझ में आएगा क्या? पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो भाई ये सब नहीं हो रहा। हाँ ये स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ कोई चाहे तो सरफेस केमिस्ट्री हटा सकता है और उसके क्वेश्चन हटा देगा, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये एनसीईआरटी वाले बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बोर्ड्स के लिए थोड़ा लोड कम कर दिया है, लेकिन मजाक यही है कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है। तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो अभी साथ में ही पढ़ेंगे जब क्लास स्टार्ट होगी, तो ये चैप्टर्स हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ा यूनिक भी है और अलग है, मतलब इनसे कोई प्रीवियस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता, तो इनको हम लेट पढ़ेंगे। लेकिन हाँ बाकी सारे चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं टिक करने वाले। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ सर सेम चलने वाला है, अब डोंट वरी। ठीक है, एनटीए वाले तो एनटीए वाले ने नहीं बोला भाई, एनएमसी ने नहीं बोला, एनसीईआरटी वाले थोड़े से चल रहे। उन्होंने क्या है कि बोर्ड का स्ट्रेस कम करना है, उन्होंने स्ट्रेस कम कर दिया। स्ट्रेस कम करते होता है ना, आदमी जब स्ट्रेस की बात करता है तो उसने हटाना चाहिए था, कुछ और ही हटा दिया उसने। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि उसने रिडॉक्स नहीं हटाया और इलेक्ट्रो मतलब ऐसे छोड़ा नहीं। पता चला कि दिन मन किया तो उसने रिडॉक्स उड़ा दे और बोले इलेक्ट्रो पढ़ लेना बेटा खुद से। तो ठीक है ना, वो मजाक किया जा रहा है, अच्छा मजाक है। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छी मजाक कर रही है, करने दो। फिजिकल केमिस्ट्री में भैया ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग करने वाले हैं। ये 12 चैप्टर्स हैं जिससे ऑन एन एवरेज हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं। इस बार भी अपने पास 15-16 क्वेश्चन आसपास थे, यही चीजें होंगी। सॉलिड स्टेट हार्ड लगता है, सब कुछ होगा, ठीक है ना, डोंट वरी। एक बोल रहा है टीच फ्रॉम बेसिक्स, भाई बेसिक्स से ही कराने वाले, इवन देखेगा तो आज केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं इतना बेसिक्स पे लेके आया। मैंने कहा भाई कोई कंप्लेन ना करे, कि ये ना बोले कि सर नहीं से बहुत जल्दी हम लोग बहुत हाई फाई चीज, बहुत ही बेसिक से चलेंगे। लेकिन हाँ बेसिक के साथ एक ही दिक्कत है भैया, जो आज की क्लास में होगी ना, बोला ना, जो आज की क्लास में होगी उसका रिवीजन करते आइएगा, उसका रिवीजन करते आइएगा। रिवीजन वर्ड भी अपने को पता होना चाहिए, रिवीजन वर्ड भी अपने को पता होना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो देख लो। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भाई ये वीडियो किस काम की है? ऑब्वियस यहाँ पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, पूरा टॉपिक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आपका सर सिलेबस, कुछ लोग टाइम की बात कर रहे हैं, सिलेबस टाइमली फिनिश होगा, इस बात की गारंटी है। डीपीपी मिलने वाला है, इस बैच में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले साल के हिसाब से इस बार की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होने वाली है। और मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे ज्यादा मैं ही कराऊंगा, लेकिन हाँ जितना फिजिकल केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करने का तरीका होगा हम लोग करेंगे। शॉर्टकट्स मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, लेकिन हाँ ठीक है, अपने अपने हिसाब से हम लोग करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, काफी सारा ज्ञान हो चुका है, सुबह से ज्ञान ही ले रहे हो, तो उसके बाद अब कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। हाँ आरसीबी फैन वाले दुखी मत होना, जीतेगी, मुझे भी पूरा भरोसा है जीतेगी, एक दिन ना एक दिन तो जीतने ही वाले, ठीक है। हाँ देखो यार, सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और बेसिक सी चीज की इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री।
आप सबकी लाइफ में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या? मैं एनसीईआरटी का एक लाइन लेके आया हूं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या? ओके हाँ, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या भाई? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री क्या बोला जाता है कि सर क्या है? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इज व्हाट? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि सारी जगह यही सब डील होना है। सिंपल सी चीज है, केमिस्ट्री में कुछ और पढ़ना ही नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ना होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ना होता है बिकॉज ये किसके साथ डील करते हैं? ये किसके साथ डील करते हैं? उसके कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, इंटरेक्शन को, केमिकल रिएक्शन। देखो एनसीईआरटी का कैसा डेफिनेशन है, कितनी बेसिक चीजें बात कर रहा है। अब कोई बोले कि सर आपने ये क्यों लाइन उठाई? क्योंकि ना भाई जिस तरह से सर्सन रीजन हो रहे हैं, जिस तरह से सर्सन रीजन बन रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये सब भी चीजें पूछी जा सकती हैं। मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है चैप्टर्स कम हो रहे तो चीजें हो सकता है कि वो इतने डीप तक चले जाएं कि भैया इसके बारे में भी बात करना शुरू कर दे। बेसिक्स हैं, पता होनी चाहिए कि भाई केमिस्ट्री है क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। उसने रिएक्शन नहीं लिखा, उसने क्या बोला है? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है सर? फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब सारा का सारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? अगेन सर प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सब कुछ आ जाएगा। और इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया? रिएक्शंस हो गई, केमिकल रिएक्शंस हो गई। केमिस्ट्री में ये सारी चीजें, केमिस्ट्री किसको डील करता है? इसको डील करता है। बाकी आप सब लोग स्मार्ट हो, आज के टाइम पे 3 टाइप की केमिस्ट्री आपको ही पता है। जो सर जो अपने पास ये देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई यही सुप्रीम है, लेकिन हाँ फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स का जो भाई है, थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलके साथ में चलता है, कुछ लॉज हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम लोग 3 टॉपिक्स करेंगे और इन तीनों टॉपिक्स को मिलाएंगे, हमारा पूरा केमिस्ट्री बन जाता है। इसमें थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती हैं कि सर इनऑर्गेनिक में ये आ जाता है, वो आ जाता है। सर ये सब कुछ केमिस्ट्री का ही पार्ट है। कोई बोलता है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वाला पार्ट इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है। भाई डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है भाई, ठीक है। ये तुझे केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, ये तीनों मिला के देना है, ठीक है। टीचर्स अलग अलग होंगे, टॉपिक्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सर और सर फिजिकल डिफिकल्ट है, बेटा केमिस्ट्री आनी चाहिए। एग्जाम हॉल में कोई फिक्स नहीं है, इन तीनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। कभी इसके ज्यादा होंगे, कभी इसके ज्यादा होंगे, कभी इसके ज्यादा होंगे, किसी के भी क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री मुझे आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स कंपाउंड्स हो, इनऑर्गेनिक बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, और इन दोनों को गवर्न करने वाले जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो कहाँ आएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज नथिंग, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और वो किसके बारे में बात करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन के बारे में। केमिस्ट्री क्यों पढ़ूं मैं केमिस्ट्री पढ़ूं क्यों? मैं सबसे पहली चीज तो ये जानूं ना, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है भाई? पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए तो और भी ऑक्यूपेशन है, और भी सारी चीजें हैं भाई। पैसे कमाने के लिए ड्रीम 11 पर रोज दिन 1-1 करोड़ का ऐड आ रहा है, 1-1 करोड़ लोग जीत के जा रहे हैं। पैसे कमाने तो डॉक्टर ही क्यों बनना है? ड्रीम 11 का मास्टर बन जाते। यहां क्यों आए? ये इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लाइफ चेंजिंग चीजें मिलती। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको ही पता है जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पोटेशियम, सोडियम के, इन सब के फर्टिलाइजर्स, आपको प्लांट न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन सब कुछ पता है। फर्टिलाइजर्स में केमिस्ट्री है। आप डॉक्टर बनोगे ना यार, डॉक्टर बनोगे सबसे पहले केमिकल्स ही तो लिखते हो। पैरासीटामोल क्या है? केमिकल ही तो है सर। ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, प्रिजर्वेटिव, ड्रग्स मतलब आर्यन खान वाला ड्रग्स नहीं होगा ना भाई, आर्यन खान वाला ड्रग्स नहीं, ठीक है ना। ये ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन होती हैं, सब लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए सर। पॉलीमर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में घर वालों को बता रहे हैं कि सर ये ड्रग्स सर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। भाई ड्रग्स मतलब आपको ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस पता है और चीजें पता है, ठीक है। तो ये देख लो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। लाइफ चेंजिंग चीजें होती हैं, लाइफ चेंजिंग। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि सर ठीक है पैसा तो आएगा, बट वो सब्सिडरी है। बट आपके अंदर ना एक पावर आती है। एक नॉर्मल इंसान और एक डॉक्टर वाले इंसान में क्या डिफरेंस है बेटा? डॉक्टर बनने के पीछे लोग इतने क्यों पागल है? इतना कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? 21 लाख लोग दे रहे हैं, बट डॉक्टर बनने के पीछे ही लोग क्यों लगे? कुछ और कर लेते ना यार। मजाक में ही बोला ड्रीम 11, कहीं भी कर सकते हो। अरे भाई तुम नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद एक नॉर्मल इंसान और डॉक्टर में एक डिफरेंस ये है कि सर मेरे पास एक पावर है जिससे मैं उस इंसान को भी ठीक कर सकता हूं जो अब नॉर्मल हो चुका है। उसके पास ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है, ऐसे चीजें पता है जिससे वो लोगों की लाइफ सेव कर सकता है, लाइफ सेव कर सकता है। खतरे से होता है ना, मौत के मुंह से खींच के ला सकता है। डॉक्टर्स के पास इतनी पावर है। तो ये सब चीजें, इवन अभी कुछ चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, आपको ये सब चीजें ऑलरेडी आती होंगी। मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। यार ठीक है, अपने यकीनियन से इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ
ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लैटिन आपको कहां मिलता है? सिस्प्लैटिन आप जब आप लोग क्या पढ़ते हो, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, वहां पे सिस्प्लैटिन भी मिलता है। वो किसके लिए यूज करते हैं? कैंसर थेरेपी के लिए यूज करते हैं। ये यहाँ पे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स दिए गए जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिए गए फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल, आपको मिनरल न्यूट्रिशन के एग्जांपल बॉटनी जूलॉजी में मिलेंगे, आप वहां से कर लीजिए। लेकिन जो केमिस्ट्री में दिए गए वो मैं बताना चाहता हूं। ये सबसे पहले कुछ दवाइयां हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। जैसे ये टैक्सोल है, टैक्सोल किसके लिए यूज करते हैं? कैंसर थेरेपी के लिए यूज करते हैं। एजिडोथाइमिडीन है, एजिडोथाइमिडीन किसके लिए यूज करते हैं? सर एड्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सोचो, लाइलाज बीमारियों के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए काम कर सकते हो यार। ये है पावर, ये है एग्जाम। यार नीट ना, जैसे बोलते हैं ना कि यार नीट अपना इमोशन है भाई, वो एग्जाम से डरो मत, वो एग्जाम तुम्हें ही क्रैक करना हो, तुम ही बनने लायक हो यार। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार, किसी ने नहीं रोका है यार। मैं मतलब एक वो सर का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत मुझे बहुत पसंद आई थी कि अगर आपकी मंजिल पाने की जिद अगर बहुत हाई है ना, अगर मंजिल पाने की अगर जिद हाई है, तो मन में जो उधर उधर के डेविएशंस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। अगर आपको तगड़ा इरादा है ना कि यार मुझे ये सब चीज सीखनी है, मुझे नहीं ये फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये हो रहा है यूट्यूब पे, ये चल रहा है, ये यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के मल्टीवर्स है भाई, उनमें नहीं पढ़ना। आपको ये सोचना आपके लाइफ कहाँ जाने की सोच रहे हो आप। यार कैंसर हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या चल रहा है, न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, एड्स की ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, आप लोगों की लाइफ को देख के चेंज कर सकते हो, तो इसके ऊपर जाओ आप। इवन केमिस्ट्री से ये भी है कि आप इन्वायरमेंट में, अगर हो सकता है डॉक्टर बनने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, बहुत सारे लोग पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, मैं इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क करना चाहता हूं, तो ये CFCs हैं। CFCs किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलीथीन्स हैं, ये लेडेड पेट्रोल्स हैं, ये सब भी यूज कर सकते हो भाई। बहुत सारी दवाइयां बता सकते हो आप, चीजों को रिलेट कर सकते हो, तो चीजें को सीखो। ये ना ऐसे बस ऐसे हवा मत करो तैयारी भाई। अगर आपका डेविएशन आपके अंदर ना, मतलब ये चीज रहेगी ना, नीट क्रैक करना है, नहीं, आप उसको ऐसे देखो कि यार ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक करने के बाद ना मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने वाला हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें जानने वाला हूं, जिसके बारे में मतलब जिसके बाद मैं सर्टिफाइड डॉक्टर कहलाऊंगा, और जब मैं कहीं भी किसी की लाइफ सेव कर सकता हूं, किसी के ट्रीटमेंट कर सकता हूं, चीजों को बचा सकता हूं, चीजों को सही कर सकता हूं भाई। इस तरह से सोचो कभी भी ना। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे, अब देखो इंटरेक्शन होता रहता है, पता चलता रहता है, जिस बच्चे के 700 प्लस मार्क्स आते हैं उसे मैं यही पूछता हूँ, भाई तुम्हें कैसे समझ में आ रहा था, तुम कैसे, मतलब तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आया डेविएशन? तो वही बात फिर से कि भाई अगर मंजिल को पाने का सर ये था कि एग्जाम में, अभी मैं रिसेंटली किसी बच्चे ने बोला कि सर नेटफ्लिक्स का सर आप सब्सक्रिप्शन बोला था आपने एक बैच के अंदर लास्ट ईयर, यकीन में मैंने बोला था कि भाई करके दिखाओ मैं दे दूंगा सब्सक्रिप्शन। अब सोचो पीछे पड़ गया, बोल रहा नहीं सर सब्सक्रिप्शन दिलाओ मुझे। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि यार वो डॉक्टर बन गया, मेडिकल कॉलेज पहुंच रहा है, तो मुझे ये ज्यादा खुशी है, ठीक है ना। तो भाई ये सब करना शुरू करो, ये मोटिवेशन रहेगा ना तुम्हारा, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है। हो सकता है किसी का तीसरा ड्रॉप हो, किसी, अरे भाई फर्क नहीं पड़ रहा। विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया यार, जो पब्लिक फिगर है, लगातार फेल होता है, कभी देखा उसको? हर एक साल आता है, हर एक साल एनर्जी के साथ आता है, लगता है। सचिन तेंदुलकर को देख लो, 3 साल बीत गए थे बीच के लाइफ में, 24 साल के कैरियर में 3 साल ऐसा था जहां पे शतक ही नहीं लग रहे, सेंचुरीज ही नहीं लग रही। आपकी जरूरी नहीं कि हर एक चीज अच्छी हो भाई, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं चीजें। तो लाइफ में ये सब चीजें याद रखो कि भैया केमिस्ट्री है क्या। बेसिक बात करें तो केमिस्ट्री था क्या? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी थी। मैं आज यही से शुरू करूंगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी थी, और ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंस थे। ये इंपॉर्टेंस है कैंसर थेरेपी, इन सब की बातें कर रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं। अब मेरे से कोई पूछे कि सर केमिस्ट्री में आप बताओ, ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, इसलिए बेसिक सा कराया बेटा क्योंकि ना थोड़ा सा अब डर लगना शुरू हुआ। एनसीईआरटी के जो ये एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं, एजिडोथाइमिडीन, हो सकता है आप इसको इग्नोर कर दो, हो सकता है किसी चैप्टर में आप पढ़ भी लो, लेकिन एग्जाम जब आएगा तो एनसीईआरटी की लाइन से होता है ना कि यहाँ से आ जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, एड्स ट्रीटमेंट के लिए मैच द फॉलोइंग कर ले, इनको मैच द कॉलम कर ले कि मैच करते रहो किसका क्या इलाज है, हो सकता है ये भी आ जाए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रोबेबल, यहां पे प्रोबेबिलिटी है एक क्वेश्चन बनने की। अगर मेरे से कोई पूछे ना तो मैं पहले पेज से, पहले 2-4 पेज से, जब लोग उसको पढ़ते तक नहीं है, वहां से एक ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं जो एग्जाम हॉल में परेशान कर सकता है। आपको मैं बता के दिखाऊं, अगर मैं मैच करने को दे दूं ना, अगर मैं मैच करने को दे दूं, अब ये टेस्ट में जरूर दूंगा, मैं आपके टेस्ट में जरूर दूंगा, मैच करने को दे सकता हूं, मैच करते रहिए, ठीक है ना, ये पढ़ लो, ये मैच कराते रहना। सीएफसी किसके लिए? ओजोन के लिए। लेडेड पेट्रोल आप सबको पता है, लेड का क्या होता है, लेड से भी हमें प्रॉब्लम होती है,
इसके लिए एजेटी किसके लिए, ये अभी देखने में आसान लग रहा है, जब मैच द कॉलम करके आएगा ना तब पता चलेगा कि भाई साहब ये कहाँ गया। ठीक है, अरे ये बस थ्योरी थी इसलिए बता रहा हूं। अभी देख अपने पास जो पीपीटी वाले हैं भाई, देख ले अपने को, ठीक है ना, अभी देख तेरे पास। अब मैं बात करता हूं, अब आते हैं बेसिक ज्ञान ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी है। केमिस्ट्री किसकी कहानी है भाई, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी है। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे डायरेक्ट नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट तुमसे कोई बोले कि सर सीधा नीट का टेस्ट दूंगा, बीच में कोई टेस्ट नहीं दूंगा, तुम पागल ही समझोगे ना उसको। तो वैसे ही केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी है, लेकिन आप डायरेक्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे नहीं जाते हो। आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स से पहले स्टार्ट करते हो एक बेसिक सा फैक्टर कि सर सबसे पहली चीज की मैटर होता क्या है। मैटर क्या है भाई, मैटर क्या है, सिंपल सा सर इसकी दो कंडीशंस हैं, इसके पास दो कंडीशन है कि सर इसके पास क्या होना चाहिए। मैटर वो चीज है जिसके पास मास होना चाहिए एंड वॉल्यूम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेस होना चाहिए। भाई अब कोई बोले कि इस बैच में पूरा डेफिनेशन लिखाओ, तो सॉरी पूरा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम हॉल में राइटिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने। मैं एक सिंपल सी बात है, मैटर क्या होता है, जिसके पास भी मास होता है और जिसके पास वॉल्यूम होता है, जिसके पास भी मास होता है और जिसके पास भी वॉल्यूम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मास और वॉल्यूम की कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा सर मैटर मतलब दुनिया का हर एक चीज उससे डिफाइंड है, हर एक चीज, चाहे वो पेन का कोई भी एरोप्लेन से लेकर हर एक चीज मैटर है, क्योंकि उसके पास मास है और क्या है अपने पास, वॉल्यूम। दूसरी चीज, मैटर को देखोगे तो अब पूरे मैटर को, दुनिया के सारे मैटर को क्लासिफाई किया गया कि सर तोड़ा गया तो हमें क्या मिलता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे आप ना अभी बार बार पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ और केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, बेटा ये देख ले, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों में डिफरेंसेस। एक सिंपल चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग तो ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। भैया फिजिकल मतलब जब भी कोई बोले ऑब्जर्व की जाती है, फिजिक्स नेचर में ऑब्जर्व की जाती हैं, उसकी फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं, उसी को फिजिक्स बोल देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सर वो वाली केमिस्ट्री जो नेचर में ऑब्जर्व होती है। ठीक है, बलून्स ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बलून्स ऊपर। ठीक है, हीलियम गैस का ही बलून ऊपर क्यों जाएगा, हाइड्रोजन गैस को क्यों नहीं डाल देते, सर उस गैस में और ऊपर चला जाता। हाइड्रोजन गैस को हम आज के टाइम पे फ्यूल में क्यों यूज करते हैं, ये सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री बात करता है, क्योंकि वो देख के बताएगा। सिमिलरली यहां देख लो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो नेकेड आई से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यार ये लाइट है, ये वाटर है, ये चीजें, ये कलरलेस है, ये अपने पास इसके अंदर स्मेल नहीं है, इसके अंदर फ्रेगनेंस नहीं है। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसके लिए रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, उसको रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल क्लासिफिकेशन जिसके लिए आपको रिएक्शंस, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स खोल खोल के देखने पड़े, वो क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन सबसे इजीएस्ट मुझे लगता है 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि सर सॉलिड होता है, सर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और कौन होता है, गैस। अब मैं जितने ही जैसे ही इसको लिख के छोड़ूंगा सब बोलेंगे सर और दो होते हैं, मुझे भी पता है सॉलिड लिक्विड गैस के बाद भी दो होते हैं, लेकिन भाई एनसीईआरटी या हमारे एग्जाम में इतने तक ही बात की जाती है। बाकी जिन लोगों की जनरल नॉलेज पता है, भैया जनरल नॉलेज आपको आता है तो अच्छी बात है, आपको प्लाज्मा के बारे में ही पता होना चाहिए, आपको बोस आइंस्टाइन का कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी पता होना चाहिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी, बीईसी। मैं लेकिन इन तीनों को ही डील करूंगा, मुझे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से मतलब नहीं है, क्योंकि ना कि एनसीईआरटी में, ना ही एनसीईआरटी में, और ना ही क्वेश्चंस आने वाले। ये ऑब्वियस है भाई, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये ऑब्वियस है, आगे क्लासिफिकेशन मतलब नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, ये मेरे स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टाइन भाई देखो पता होना चाहिए, ऑब्वियस है पता। अब पता तो ये भी होना चाहिए कि भाई यमन का प्रेसिडेंट कौन है। अब केबीसी थोड़ी ना खेल रहे यार, केबीसी थोड़ी ना खेल रहे। पता होना और एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, दोनों में डिफरेंस है। हाँ पता हो कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, बीईसी क्या होता है, प्लाज्मा अपने पास हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कहाँ एग्जिस्ट करता है, यार जान लो। फिजिक्स में जान जाओगे आपको प्लाज्मा ये सब दिख भी जाएगा, बोस आइंस्टाइन। मुझे केमिस्ट्री में इनके ऊपर डील करना है, बोथ सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में। सॉलिड लिक्विड गैस 9th क्लास, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस का भी डिफरेंस बता दूंगा, सुन लेना। मैं एक देखो यार, ये बहुत बेसिक सा है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। मैं उसके ऊपर जाना चाहता हूँ जो जो काम की चीज़ है।
जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अभी सॉलिड लिक्विड गैस का कुछ बताऊंगा, अभी पता भी चलेगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन दो होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन दो होती है, ये ध्यान रखना। केमिकल क्लासिफिकेशन दो होती है, कौन कौन सी होंगी? तो एक को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, एक को हम लोग बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक को हम लोग नाम दे देते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और क्या लिख देते हैं? मिक्सचर्स लिख देते हैं। प्योर सब्सटेंस और क्या लिख देते हैं? मिक्सचर्स लिख देते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है सर? प्योर सब्सटेंस क्या होगा सर? प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में टूट जाता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। प्योर सब्सटेंस भी टूट जाता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। प्योर सब्सटेंस भी टूट जाता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। इस क्लासिफिकेशन में एटम मॉलिक्यूल आता तक नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे इसके आगे। मिक्सचर्स की बात करें तो ये भी दो टाइप के मिक्सचर्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपको बहुत सारे लोग, अरे सर हाँ सर बहुत बेसिक है, भैया बेसिक से ही कराया जा रहा है, टेंशन मत लो, बेसिक ही आएगा आपको। भी टेंशन मत लो भाई, अगली क्लास में पहुंचोगे ना, मंडे से क्लास में जब पहुंचोगे तो यही बेसिक कब परेशान कर देगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देख ले भाई, मैटर जिसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, मास और वॉल्यूम होना चाहिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस तक पता है, ठीक है, आगे पता होना चाहिए, बट ज्यादा टाइम नहीं देंगे उसके ऊपर। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, मतलब इसमें किसी का मिक्सिंग नहीं है, कोई कंपोजिशन अपने पास, कोई इस तरह का चीज नहीं बात करेगा, सब कुछ फिक्स्ड रहेगा। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होते हैं और क्या होता है? कंपाउंड्स होते हैं। मिक्सचर्स में, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं उनका फिक्स रेशियो होता है, मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें कुछ फिक्स थोड़ी ना है, रूल्स थोड़ी ना है। कभी घर पे सुना है क्या कि बेटा शरबत जब बनाना तो 1 लीटर पानी में 2 ही चम्मच डालना? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई, मर्जी है मेरी, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई। हैंड रिटन ही तो है, ये क्या है? हैंड रिटन नोट्स ही तो है भाई, ठीक है। जहां जहां जरूरत लगी वहां वहां भाई पीपीटी आती है, बाकी जहां जरूरत लगेगी वहां पे हैंड रिटन ही होगा, डोंट वरी यार, ठीक है ना। इतना भरोसा रखो कि हम लोग जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं यार, ठीक है। मतलब हाँ, ऐप पर क्लास की टाइमिंग आपको मिल जाएगी भाई। मेरी क्लास, हाँ मेरी क्लास मंडे से मिलेगी, ठीक है ना। मेरी क्लास मंडे को होगी। अभी कल थोड़ा सा मैं अपने होम टाउन आया हूँ तो इसलिए थोड़ी क्लास ऊपर नीचे होगी। मंडे से मेरी क्लास रेगुलरली चलने वाली है, टिल योर सिलेक्शन, डोंट वरी, ओके। मैं ये बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड्स में फिक्स्ड होता है कि वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करेगा। NaCl तभी बनेगा जब Na का 1 एटम और Cl का 1 एटम कंबाइन करेगा। लेकिन सर मिक्सचर्स में ऐसा फिक्स नहीं है, मिक्सचर अलग अलग हो सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब सर यूनिफॉर्म मिले, हेट्रोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म ना मिले। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी अलग अलग होंगे। सर आप सबने कभी शरबत खुद से बनाई हो, अगर सही से उसको मिक्स नहीं किया तो ऊपर क्या होगा? कम मीठा लगेगा, नीचे आते आते क्या होगी? उसकी स्वीटनेस बढ़ती चली जाएगी, स्वीटनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। स्वीटनेस क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो भैया मिक्सचर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। वो हेट्रोजीनियस मतलब जिसका कंपोजिशन सेम नहीं रहता। वर्ड याद रखना, कभी भी कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे अभी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इस बार का क्वेश्चन था, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जब भी हेट्रोजीनियस आ गया मतलब सब कुछ सेम नहीं है, सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। जहां भी हेट्रो वर्ड आ गया, केमिस्ट्री के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक डी वर्ड होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी अपने पास, डी सब्लिमेशन, अरे भाई डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। वैसे ही होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सर सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा। हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो जाएगा? सर सब कुछ क्या होगा? वेरिएबल होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। तो वैसे मिक्सचर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएंगे? मिक्सचर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स पे फोकस करो। अब मुझसे किसने बोला सर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बात करते, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बात करते, लेकिन उससे पहले सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन फिर भी यकीनियंस को थोड़ा ऐसा ना लगे कि अरे नहीं सर आप तो सीधा हाई फाई पे आ गए, कुछ ऐसे ही बच्चों ना भाई, अरे नहीं सर आप तो सीधा हाई फाई पे आ गए। अब आज यूट्यूब पे तो और भी ज्यादा लोग हैं, तो वो क्या होते हैं कि अरे सर नहीं सर, ठीक है, अरे सर ऐसे ऐसे। और भाई हाई फाई की बात नहीं। अब मैं बात बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। दिक्कत क्या है कि बेटा आपको अब यहाँ पे क्या है, एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी यार। हाँ ये चीजें मुझे थोड़ा बार बार, अगर मेरा 9th 10th या मेरा 11th 12th अच्छा बहुत बोल सकते हैं ना कि मेरा इंग्लिश, अब जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश कमजोर होती है तो उनको भैया इंग्लिश पे भी मेहनत करनी है, तो आपकी मेहनत दूसरे लोगों से ज्यादा होनी चाहिए, 20% 30% ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का, कितने लोगों को क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, बेटा आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं एज ए टीचर सबकी प्रॉब्लम्स क्लास में लेकर नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि पता चला लैंग्वेज वाला बोलेगा सर आप हिंदी में लैंग्वेज समझाओ, कोई बोलेगा कि नहीं सर आप तो मतलब कैलकुलेशन फास्ट कर देते हो।
तो हाँ, एज अ जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको मैं फॉलो करूंगा, लेकिन हाँ आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता होती हैं कि हाँ यार मुझे ये प्रॉब्लम आती है, आप पर्सनली कनेक्ट कर लो या फिर आप उसके ऊपर वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये देखो मुझे बोला गया कि सर ये आता है सॉलिड लिक्विड गैस का एक बेसिक डिफरेंस मैंने नोट्स में डाल दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस का एक बेसिक डिफरेंस का चार्ट मैंने नोट्स में डाल दिया है, और वो चार्ट क्या है, वो चार्ट क्या है देख ले भाई, शेप के बारे में। अब ये पूरा मैंने एक साथ डाल दिया बेटा, इससे ज्यादा आप किसी का रिवीजन नहीं हो सकता। सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट। लिक्विड का शेप क्या होता है, डेफिनेट। इंडेफिनेट। गैस का शेप क्या हो जाता है, इंडेफिनेट। तो ये चीजें ये देख लो अपने पास, ये देख लो। फ्लो कौन करता है, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। गैस क्या करता है, फ्लो करता है। गैस क्या करता है, फ्लो करता है। वॉल्यूम की बात करें तो सर सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, और सर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो भैया ये है अपने पास, ये देख लो अपने को, ठीक है भाई। देख ले सॉलिड लिक्विड गैस का एक बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 9 से शुरू होता है, 9th क्लास से शुरू होता है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ ये 9th क्लास से अपने को शुरू करना है, ये ध्यान रखना। ये 9th क्लास से शुरू हो जाता है, कि क्लास 9 से शुरू होता है सॉलिड लिक्विड गैस का एक बेसिक डेफिनेशन। लेकिन एक बेसिक सी चीज अपने को पता होनी चाहिए, ये शेप वॉल्यूम फ्लो। हम सब लोग जब स्टेट्स ऑफ मैटर में जाते हैं तो वहां मैं एक चीज बताता हूं, वहां एक चीज बताता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या बता रहा होता हूं आप लोगों को कि भैया सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, अगर सॉलिड लिक्विड गैस में अगर लीकेज नहीं है तो उसका मास क्या रहेगा, तीनों की कंडीशन में मास क्या रहता है, सेम रहता है। मास सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, ठीक है ना, लीकेज ना हो तो। इसलिए हम जब गैसीय स्टेट के क्वेश्चंस करते तो वहां पे हम कुछ भी कांस्टेंट नहीं करते, हम क्या करते, इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स को इक्वल करते रहते, इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स को इक्वल करते, P1 V1 ऐसे निकालते रहते। तो ये चीजें हमें फंडामेंटली काम आती हैं, फंडामेंटली काम आती हैं, ठीक है ना। ये देख भाई, रिजिडिटी की बात कर रहा है, रिजिडिटी भाई सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते भी हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो रिजिडिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सर ये देख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अट्रैक्शन किसका हाईएस्ट होगा, सॉलिड का हाई होगा, लिक्विड का कम होगा, गैस का क्या होगा, उससे भी ज्यादा कम होगा, गैस का क्या होगा, उससे भी ज्यादा कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसका होगा, सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है सॉलिड का, तभी वो इतने क्लोजली पैक्ड है कि भैया कोई भी फोर्स लगाओगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख लेना, वेरी लेस इंटरमीडिएट। ये सर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भैया सबको पता है, डिफ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो, डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग को बोलते हैं। कौन जल्दी मिक्स कर जाता है, सबसे आसानी से कौन मिक्स कर जाता है, गैसेस मिक्स कर जाते हैं। अगर आप एक रूम में एक अगरबत्ती अपने पास जला के रख दो, 2 मिनट बाद आओ उस रूम में, पूरे रूम में वो क्या होगा, उसकी फ्रेगनेंस आ जाएगी। गैसेस का मिक्सिंग बहुत फास्ट होता है, लिक्विड का थोड़ा स्लो, और सॉलिड्स का तो भैया मिक्सिंग क्या ही होगा। आप 2 पेन को ऐसे बगल में रख दो, कोई मिक्सिंग नहीं होने वाली, सॉलिड्स में कोई मिक्सिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। सॉलिड्स और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं आएगी। सर ये देख लो, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते, सॉलिड्स क्या होते हैं, नो कंप्रेसिबल, ये वेरी लिटिल। गैस के केस में तो हम गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं भाई साहब, गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देख थर्मल एनर्जी, ये चीज हम सब लोग कहां पढ़ते हैं, थर्मल एनर्जी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की एनर्जी नहीं है भाई, उसको थोड़ा अलग से देखो। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी। मतलब जैसे मैं खड़ा हूं और मैं अभी कुछ भी मोशन नहीं कर रहा, मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बट मेरी थर्मल एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ होगी, तभी तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं, हम ह्यूमंस का बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, अंदर से तो कांस्टेंट ही रहता है ना, बाहर का चेंज होता है। तो ये चीज थर्मल एनर्जी क्या है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड में कोई मोशन नहीं होता, सॉलिड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोई मोशन नहीं करते, सॉलिड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कभी मोशन नहीं कर रहे होते, सॉलिड वाले मोशन में नहीं होते, इसीलिए उनका थर्मल एनर्जी क्या होता है, सबसे कम। लिक्विड के थोड़े बहुत मोशन में होते हैं, और गैस के तो पूछो ही मत, गैस के तो पूछो ही मत, क्या हो जाते, गैस के तो पूछो ही मत, कुछ ज्यादा ही होते। तो थर्मल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ, बेटा ये सब कुछ अभी बहुत डिटेल में आएगा जब हम
हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। डोंट वरी, आज बहुत बेसिक चीज बात कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। ये थर्मल एनर्जी कुछ लोगों को हो सकता है, तो भैया यहां लिख भी देता हूं थोड़ा छोटा सा, एनर्जी ड्यू टू, बेटा ये देख लेना अपने पास, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर ब्लड है, मेरे अंदर हार्ट है, ये सब कुछ क्या कर रहा है, मोशन में है, उसके कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। ऑब्वियस है, किसके पार्टिकल्स ज्यादा मोशन में रहते हैं, गैस के। किसके पार्टिकल्स कम मोशन में रहेंगे, सॉलिड के। तो थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है भाई साहब, जो सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या हो जाता है, सॉलिड का कम, लिक्विड का थोड़ा सा, और गैस का सबसे हाईएस्ट। उसके बाद अगर कोई बोल दे मोशंस की बात करे, भैया सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, लिक्विड वाइब्रेशन प्लस ट्रांसलेशन कर सकता है, वो सब कुछ ही कर सकता है। गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा कौन सा होता है, गैस वाला। सबसे ज्यादा बदमाश कौन सा होता है, गैस वाला। हम लोग जब क्लास में पढ़ते, जब चैप्टर आएगा तो हम यही से बातें कर रहे होंगे कि भैया सॉलिड जो होता है बहुत स्ट्रिक्ट चलता है। हम क्लास में जो लास्ट लेक्चर्स में थे या चीजें देख रहे थे उनको पता है सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट वो है जो बच्चा सबसे ज्यादा ओबीडियंट होता है, वो इधर उधर मूव नहीं करता। सॉलिड स्टेट मतलब एक दिन बैकलॉग होगा, अगले दिन उसको सही कर लेता है। लेकिन गैसीय स्टेट फैल जाता है, वो आज देखेगा अरे बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है, तो सर आज नहीं पढ़ेगा वो, ठीक है ना, उसको रिवाइज करने से मतलब भी नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, फिजिक्स में देख लेंगे, आज तो फिजिक्स में बेसिक मैथ चला है, अरे सब आता है यार, सब आता है, अच्छी बात है बेटा आता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना वही तो गड़बड़ है। अगर आपको लगता है कि आता है तो उसके अच्छे क्वेश्चंस कर लो, आप उसके टेस्ट दे लो, आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ आती है ना, अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि यार मुझे, मैं रिपीट कर रहा हूँ और मुझे ये टॉपिक्स आता है, कोई बात नहीं बेटा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रखना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, आप उसके टेस्ट दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आने में क्वेश्चंस, आपको टॉपिक आने में और क्वेश्चंस करने में कितना डिफरेंस आता है। इसीलिए क्लास करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार, कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं लास्ट ईयर क्लास करके बैठा हूँ, मैं फिर से क्लास करूँ, मैं उसको यही बोला, हाँ लास्ट ईयर क्लास करके बैठो, आप सिर्फ ये काम करो, आप नोट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल अब मत बनाओ। मैं पिछले साल ही बोलता था बेटा नोट्स ज़्यादा लाल पीले रंग से बनाएंगे, 11th क्लास होती तो मैं बोलता कि आप लाल पीले रंग से बनाओ। बेटा आप अगर लाल पीले रंग से बनाओगे, 2 साल के नोट्स बनाते बनाते 9 महीने में बनेंगे भी नहीं, सिर्फ नोट्स ही बना पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाएगी। तो बेटर है नोट्स कम, फटाफट उसके हिसाब से करो, जिससे हम लोग काम अच्छे कर पाए, ठीक है भाई। ये देख डेंसिटी की बात कर रहा है, डेंसिटी क्या होगी, कुछ नहीं, सबसे हाईएस्ट इसकी, फिर इंटरमीडिएट, फिर इसकी। सॉलिड लिक्विड गैस, यार सॉलिड लिक्विड गैस मुझे लगता है कि यार मैं 9th क्लास वाले बच्चे से भी ये पूछूं ना कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे जाते हैं, ये अब देख लो, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूं भाई। सॉलिड को मेल्ट करने को मेल्टिंग बोल देते हैं सर, इधर से जाते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोल देते हैं, इसको वेपराइजेशन बोल देते हैं, इसको कंडेंसेशन बोल देते हैं, इधर को सब्लिमेशन बोल देते हैं, और इधर को डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन बोल देते हैं, एब्लिमेशन भी बोल देते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। कहीं कहीं डीसब्लिमेशन, सब्लिमेशन का अपोजिट बोल देते हैं, कहीं कहीं सब्लिमेशन ही वर्ड यूज कर लेते हैं। बेटा इन सब चक्करों में मत पड़ना, अरे सर आपने डिपोजिशन बोल दिया, मैंने तो कहीं देखा था ए सब्लिमेशन, एब सब्लिमेशन ऐसे लिखा है। बेटा ये सब ना वर्ड्स इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना, आप ये जान जाना इधर से जाने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, उधर से आने को भी सब्लिमेशन बोल सकते हैं, डी सब्लिमेशन बोल सकते हैं, ए सब्लिमेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वो तो इसे नहीं पूछेगा। बस ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पता होना चाहिए मेल्टिंग का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग को ही हम लोग अगर केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोल देते कि सॉलिड से लिक्विड जहां पे कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको फ्यूजन बोलते, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो 9th क्लास का बच्चा बता देगा। अब 11th 12th पास कर चुके हो तो क्या लिखना चाहिए, फ्यूजन लिखना चाहिए। एयर सॉलिड से लिक्विड गए तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड गए तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इसको क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन या बॉइलिंग बोल देते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस की बेसिक डेफिनेशन ये है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि सॉलिड, फिजिकल क्लासिफिकेशन ये थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन ये थी, इनका आपस में इंटरचेंज हमें पता चल गया। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल चीज बताना, अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर सॉलिड को अगर मैं ये बोलता हूं, सॉलिड के बारे में बात करता हूं, यहां से यहां जाना है, मुझे यहां से यहां जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई करूंगा तो ये, अब ये सब चीजें तो बता ही सकते हो ना, टेम्परेचर हाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, यही, अब ये सब चीजें तो बता सकते हो। प्रेशर ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। अरे बेटा इसी को तो क्रिटिकल प्रेशर बोलते थे, याद आ रहा है? अरे कुछ तो गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही होगी कि हाँ सर
क्रिटिकल प्रेशर याद है, क्रिटिकल टेम्परेचर याद है, जब गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। जब प्रेशर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स पास पास आते, मॉलिक्यूल्स जब पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। पास पास आएंगे तो कम हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा सॉलिडिफिकेशन करना है कर लो यार सर, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग, सब कुछ आपको पता है। इसके बाद की चीज देखो, तो बाद की चीज देखते हैं और जो काम की चीज है, जहां से हमारा अब धीरे धीरे एटम और मॉलिक्यूल्स की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। एटम और मॉलिक्यूल की तरफ आना शुरू हो चुके हैं, और वो क्या है एटम और मॉलिक्यूल में कि भैया एलिमेंट्स हैं, कहीं भी अपने पास एलिमेंट्स रखे हुए, और कंपाउंड्स रखे हुए। प्योर सबस्टांस को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को जनरली हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम्स मिलेंगे। कंपाउंड्स को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। अब कहानी आती है किसकी, अब कहानी हमारी केमिस्ट्री में जो मेजर इंटरेस्टिंग सी चीज है वो शुरू करते हैं बेटा, और वो है मेरे लाइफ में जो मुझसे कोई पूछेगा तो वो कहलाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेटा, अब अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों की लाइफ स्टार्ट होने वाली। क्या है तो सुन लो कहानी। मैंने आपको बेसिक चीजें बात करनी शुरू करी। मैंने आपसे बेसिक में क्या बोला कि भैया पढ़ना कैसे, वो तो चलो अलग कहानी, वो तो सुबह से आज तुम पढ़ रहे हो। आज और क्या सुनना शुरू किया हम लोगों ने, नहीं भाई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होते, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। आज का लेक्चर अपने पास, ठीक है ना, अलग सर ने कल अनाउंसमेंट किया है तो आज अपने पास यूट्यूब पे ऐसी ही क्लास आपको अपने बैच में मिलती रहेगी, ठीक है ना, पेड बैचेज में मिलती रहेंगी। ओके हाँ भाई, अब बताओ मुझसे किसने बोला, आप पोलिंग भी करा दूंगा, पहले सुन तो लो। मुझसे किसने बोला कि सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस बताओ। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब किसी मैटर को काटते आओ, तोड़ते आओ, तोड़ते आओ, तोड़ते आओ, तो लास्ट में क्या मिल जाते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि सर एटम्स मिलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अगर मुझसे कोई पूछ दे कि एटम क्या है, तो सर अगर एटम के बारे में पूछा जाए तो एटम इज नथिंग। अगर एटम के बारे में पूछा जाए तो एटम इज नथिंग, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मैटर बोल दिया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर बोल दिया जाता है, यही बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम में तुम्हें पता है इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज नथिंग मोर देन वन एटम। मोर देन वन एटम को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ध्यान से सुन बेटा, जो लोग बेसिक्स पे आ रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी यही पे फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होगी। जब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो दिक्कत आनी शुरू होती है। जब एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम जाना होता है तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनना, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कि सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट को क्या कहेंगे भाई, एटम कहेंगे। मॉलिक्यूल क्या है, एटम का ही बड़ा भाई, एटम का ही बड़ा भाई क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मतलब एटम्स, एक से ज्यादा एटम को क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। जैसे मैं अभी अकेला हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, एटम। मेरे साथ साथ तुम लोग आ गए तो क्या हो गए, मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा। एटम कुछ नहीं भाई साहब, आप अकेले जब खड़े हो तो एटम है, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली खड़ी हो गई तो क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। तो ये चीज देख लो, एटम देख ले भाई, एटम अकेला, एटम को अकेला एटम देख, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन, अपने पास कार्बन, सल्फर। सर अगर मैं ऐसे लिखता चला जाऊं कि सर फास्फोरस है, अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे क्या है, एटम्स हैं। एटम्स मतलब अकेला इंसान, अकेला इंसान, अकेला एटम अपने पास खड़ा है, पूरे के पूरे। इसी की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम मतलब एलिमेंट्स का सबसे छोटा यूनिट उठा लो, सबसे छोटा यूनिट उठा लो, यही अपने पास क्या हो जाएगा, एटम की बात कर रहा होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एटम बोलने वाले हैं। सर सबसे छोटी चीज उठा लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आते हैं, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। बट एटम जो सबसे इंडिविजुअली अकेला मतलब होता है ना, अकेला रह रहा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एटम। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सर एक से ज्यादा एटम्स हो जाए बेटा, 2 एटम हो जाए, यस सर मॉलिक्यूल कहलाता है। 2 एटम्स हो जाए मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है ना। 2 एटम्स हो जाए वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूं तो O2 और H2, ये देख लो, एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला पढ़ने नहीं आता है। O2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं। सर O2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 एटम्स दिख रहे हैं। हाइड्रोजन में कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 एटम्स। ये जो नीचे लिखा होता है फॉर्मूले के, वो क्या है, उसकी एटॉमिसिटी है। वो जो नीचे लिखा होता है वही उसकी क्या हो जाती है, एटॉमिसिटी हो जाती है। ये जो नीचे लिखा होता है वही क्या होती है, एटॉमिसिटी हो जाती है।
एटॉमिसिटी इज नथिंग। एटॉमिसिटी किसी की भी पूछी जाए तो वो कुछ नहीं। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? एटॉमिसिटी। O2 देख ले, H2 देख ले, भाई साहब मैं ऐसे लिखता चला जाऊं, S8 लिख दूं, P4 लिख दूं, ये सारे के सारे, सल्फर के 8 एटम, फास्फोरस के 4 एटम। बेटा इतना बेसिक से करा रहा हूं इसीलिए क्योंकि जब कल की क्लास के बाद, मतलब कल तो नहीं, मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें भैया ये सब चीजें जब पूछी जाएंगी ना तो दिक्कत आएगी। ये देख ले, O2 H2 S8 P4, ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स के 2 है, इसके 2 है, इसके 8 एटम्स, इसके 4 एटम्स है, इन सबको मिलाएगा तो क्या बन रहा है? तेरा मॉलिक्यूल बन रहा है। और इन मॉलिक्यूल्स में कुछ खास बात है, इन मॉलिक्यूल्स में कुछ खास बात है, इन मॉलिक्यूल्स में कुछ खास बात है। क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। ये देख बेटा, इन 2 एटम्स को कंबाइन किया, हाइड्रोजन के एटम्स को और ऑक्सीजन के एटम्स को एक प्रॉपर तरीके से कंबाइन किया, क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। अगर मैं ऑक्सीजन या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करूं, मैं सल्फर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दूं, कार्बन और सल्फर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दूं, तो ये भी क्या हो गए? एटम्स हो गए। एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। भाई एटम डिसोसिएट नहीं करता, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब कोई मेरे अंदर, अब सिंपल सी बात, तुम क्या हो? एटम हो। अगर पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तुम क्या हो? एक एटम होगे। तुम्हारे अंदर अगर देखा जाए तो तुम्हारे अंदर हार्ट है, लंग्स है, ये है, वो है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही मतलब तुमको भी काट दिया जाए, बोला अकेला हार्ट एग्जिस्ट कर जाए, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अपने को मिलके एटम्स बनाते हैं। जैसे हमें कौन बनाता है? हमें कौन बनाता है? हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा सू, हमारा पूरा ह्यूमन, हमें सेल्स बना रहे होते हैं, तो वो क्या है? एटम है। एटम को काट ऐसे थोड़ा सर कोई रिएक्शन में, एटम तो कंजर्व रहता है ना बेटा, एटम कंजर्व रहेगा। एटम, कंजर्वेशन ऑफ एटम पढ़ते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हो, कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी नहीं पढ़ते। कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल कभी हो ही नहीं सकता। मॉलिक्यूल्स खुद को रीअरेंज करता है, मॉलिक्यूल्स खुद को चेंजेस करता रहेगा। एटम अपने पास अकेला अकेला रहेगा भाई, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होंगे, नया मॉलिक्यूल बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख, इसको देख, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, तो इस टाइप के एटम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? होमो एटॉमिक। देख बेटा, होमो वर्ड बोला ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, इन लोगों के बारे में बात करूं, तो ये क्या हो जाएंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा देख ले अपने पास, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, आई नो कि बहुत सारे लोग अरे सर ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अरे मैं 11th क्लास में पढ़ा था, उन लोगों ने बोला बहुत छोटी है, लेकिन आज के टाइम पे मोल कॉन्सेंट्रेट परेशान रहते, कभी एटॉमिसिटी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ये देख ले भाई, मैंने तुझे क्या बोला? O2 H2 S8 ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ये वाले क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। कैसे? अरे सर जिसमें एक ही टाइप का एटम होगा, मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते, मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते, एटम भी, एटम अपने पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? तो वो कौन कौन से होंगे? एक को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा ध्यान से देख ले अपने पास, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? सर कुछ नहीं, सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे, सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे, सिमिलर या बोल सकते हैं सेम एटम्स, सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक ही टाइप के एटम्स अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, अगर एक ही टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होमो एटॉमिक। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होमो एटॉमिक। और सर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर मैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इन अ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल। यही क्या कहलाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सर होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंस देख लो। होमो एटॉमिक मतलब ऐसी चीजें दी जाएंगी, सर ये बार बार बोला जा रहा है, आपको ओजोन O3 दिया हुआ है, आपको ओजोन S6 दिया हुआ है, ये सारे क्या है? होमो एटॉमिक है, एक ही टाइप का। ऑक्सीजन ही है, 3 ऑक्सीजन है, सल्फर ही है, 6 सल्फर है। अरे ऐसे करके दिया हो तो ये क्या कहलाएगा? होमो। अगर कार्बन ऐसे लिखा हुआ है, C60 लिखा हुआ है, ये क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन। और ये क्या है भाई साहब? होमो एटॉमिक है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन सर हेट्रोएटॉमिक में बात करोगे, हेट्रोएटॉमिक में तो ये देख लो अपने पास, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिल गए आपको, ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसा मिल जाएंगे नाइट्रोजन के, ऐसे ऐसे। सर ये देख लो,
ये सारे क्या है, मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। मतलब इधर फास्फोरस का भी एटम, इधर हाइड्रोजन का भी एटम है, इधर नाइट्रोजन का, इधर ऑक्सीजन का है। तो अलग अलग टाइप के जब एटम्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के जब एटम्स मिलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब सेम टाइप के एटम्स होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम टाइप के एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है एंड दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी इज नथिंग नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ये देख लो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम लोग देखोगे तो क्या बोलेंगे हम लोग अपने पास, एटॉमिसिटी बोल देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोल देंगे। तो ये देख ले एटॉमिसिटी क्या होगी, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। देख लो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई बोले सर सबके लिए सेम थोड़ी ना होगा, ऑब्वियस है एटॉमिसिटी सबके लिए सेम नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पे क्वेश्चन दे देता हूं, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया एटॉमिसिटी बताओ, चलो अब कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज करना शुरू करो, एटॉमिसिटी बताओ। अगर मैं पूछता हूं एटॉमिसिटी, तो भैया अब शुरू करना, अब शुरू करना, क्या होगा एटॉमिसिटी में, क्या होगी चीजें, भैया अब क्वेश्चन बताना शुरू करो। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं S6 की एटॉमिसिटी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कार्बन, कार्बन 70 की एटॉमिसिटी, अगर मैं बोलता हूं यहां पे एटॉमिसिटी बताइए क्या होगा, सर P4 की एटॉमिसिटी बता दीजिए, क्या होगी एटॉमिसिटी बेटा, अब जल्दी से जल्दी बताओ। कमेंट सेक्शन अब अपने पास यूटिलाइज करो बेटा, आज अपने पास क्लास का, हाँ अभी पोलिंग भी कर लेंगे भाई, अभी करा दूंगा पोलिंग भी, लेकिन हाँ ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। क्या होगी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होगी, अरे सर सल्फर में यहां होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो टेंशन नहीं है, एक ही टाइप के एटम्स है, सीधा सीधा सर 6 लिख दो। सर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां क्या हो जाएगा 70, कार्बन के 70 एटम्स हैं, होमो एटॉमिक है, टेंशन नहीं है, एटॉमिसिटी डायरेक्ट बता सकते हो बिकॉज एक ही टाइप के एटम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे फास्फोरस की बात करूं तो यहां पे कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, फास्फोरस के कितने हो जाएंगे 4, तो 6, 70 एंड 4, दिस इज द 3 करेक्ट आंसर कि सर एटॉमिसिटी ऐसे निकाल देते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी निकालना होता है, थोड़ा सा सोच समझ के करना होता है। कैसे, ये देख लो एक बार ध्यान से, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, मान लो pH3 है, तो यहां पे क्या पूछा जाएगा कि सर pH3 में अगर तुमसे कोई पूछ दे एटॉमिसिटी, पूछ दे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, पूछ दे एटॉमिसिटी ऑफ, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भैया इसका बताओ, क्या फास्फोरस का बताओ, और अगर मैं पूछता हूं टोटल एटॉमिसिटी, तो आपका कितना हो जाएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दे दे, ये देख, अगर ऐसे दे दे इसकी एटॉमिसिटी बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, एटॉमिसिटी ऐसे दिया हुआ है, कितना होगा इसका एटॉमिसिटी 4। कैसे, अगर हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है 3, फास्फोरस कितना होगा 1, 3 + 1, ये कैसे मिलके बना होगा, हाइड्रोजन के 3 एटम, फास्फोरस का 1 एटम। भैया एक ऑब्वियस है ना, ये दोनों साथ में लिखे, एटॉमिसिटी का मतलब टोटल पूछ रहा है। अगर नॉर्मल एटॉमिसिटी पूछे तो हाइड्रोजन का होगा तो कितना होगा बेटा 3, फास्फोरस का होगा तो कितना होगा 1। एटॉमिसिटी भाई जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो वहां अलग अलग लोगों का अलग अलग होता जाएगा ना यार, ऐसा थोड़ा ना। अब यहां कोई बोले सर हाइड्रोजन, फास्फोरस भी 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, नहीं 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 सर, फास्फोरस कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, तो एटॉमिसिटी अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग हो सकता है हेटेरोएटॉमिक में। होमोएटॉमिक में टेंशन नहीं थी, होमोएटॉमिक में एक ही टाइप का एटम था, टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो। अब मैं कोई ऐसे लिख दे कि सर H2SO4 है, H2SO4 की एटॉमिसिटी बताओ, इसकी एटॉमिसिटी बताओ, एटॉमिसिटी क्या होगी H2SO4 की, सर इसमें हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, क्या होगी एटॉमिसिटी, जल्दी जल्दी बताओ। सर कंप्लीट एटॉमिसिटी कितनी होगी, कंप्लीट एटॉमिसिटी कितनी होगी, सर 7 हो जाएगी। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 4। यही होगा ना सर, आपसे एटॉमिसिटी भाई हाइड्रोजन अलग है, अब ये नहीं, हाँ टोटल का पूछेगा तो टोटल कितना है, अरे 7 है सर, टोटल एटम्स कितने हैं 7, हाइड्रोजन के उसमें से कितने एटम्स है 2, सल्फर के कितने एटम्स है 2, सर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने हैं 4। तो भैया अलग अलग करो, अलग अलग करो, ठीक है, सबके अलग अलग होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कभी भी ये मत कर देना कि हाँ सर हाइड्रोजन सबको, भाई हाइड्रोजन का एटम देखने में अलग होगा, सल्फर का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग अलग होगा, तो भैया ये एटॉमिसिटी अपने पास डिफाइंड होगी। तो बोले अरे सर एक बात बताओ, चलो 3D वाला कहाँ गया, नहीं है आज, चलो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हो जाएगा,
कहीं पे भी एटॉमिसिटी दिया जाए तो देख लेना अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं, एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल, देख बेटा कुछ लोग बोलते हैं ट्रिक, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, ये देख ले अपने पास, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है और अगर उससे तुम्हें एटम्स निकालने हैं, अगर तुम्हें एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने हैं, इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, भाई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं। देख अब मैं सीधा कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूल से अगर एटम निकालना है तो कुछ नहीं, मॉलिक्यूल से एटम निकालना होता है तो बेटा जब इधर से जाओगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालोगे, जैसे मुझसे किसने बोला, ये देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, H2SO4 है, H2SO4 है, इसमें कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तुमने क्या किया, हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तुमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया ये देख लो, मॉलिक्यूल से एटम जा रहे हो तो तुम किससे मल्टीप्लाई करते हो, एटॉमिसिटी। अगर एटम से मॉलिक्यूल आना है बेटा, ये कन्वर्जन याद रखना, मोल कॉन्सेप्ट में जब मोल्स आएंगे वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। ये मोल्स की जब चीजें आती हैं, जब बार बार बोलेगा ऑक्सीजन का इतना एटम दिया है, तो वहां डरना मत, क्या हो जाएगा, ये किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये किससे डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स ये बोलता है, बेसिक मैथ्स ये बोलता है कि सर x इंटू टू इज इक्वल्स टू, अगर y है, अगर इधर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर जाके क्या करना पड़ेगा, सर y/2 करना पड़ेगा। तो वही बेसिक मैथ्स लगा रहा हूं। अब तुम इसको ट्रिक मानो, इसको तुम चाहो तो ट्रिक बनाओ, और चाहो तो भैया तुम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं ट्रिक बोलूं कि अरे भाई मेरा ट्रिक है, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल से अगर एटम्स निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। जैसे मुझे किसी ने क्वेश्चन दे दिया, किसी ने भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये देखना, किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स पड़े, ये देखना ध्यान से, अगर मुझसे लिखा गया है सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, अगर मैं ऐसा दे दूं, अगर मैं ऐसा दे दूं कि कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, कितने एटम्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, बता सकते हो सब लोग, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, बता सकते हो, क्या होगा भाई, जल्दी कर लेते हैं बस, इसके बाद मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। आज नो आई थिंक, मुझे भी पता है कि आज बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, काफी लोग सुबह से लगे पड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ट्राई तो करते हैं। अब छोटी छोटी चीजें बेटा, कल से अपने पास, कल से नहीं मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें काफी चीजें होने वाली। क्या होंगे सर, कैसे करने वाले सर, H3PO4 में मॉलिक्यूल दिया है, तुम्हें क्या पूछ रहा है, एटम, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाइड बाय, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई करके। कैसे सर, H3PO4 हाइड्रोजन का एटम निकालना है, सर हाइड्रोजन के एटम की एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3। मॉलिक्यूल का नंबर कितना था 2, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एटॉमिसिटी से। सर ये देख लो, इसके सर फास्फोरस का कितनी है, एटॉमिसिटी कितनी है 1, सर फास्फोरस का निकालना है, तो मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी एटॉमिसिटी से। ऑक्सीजन का निकालना है, सर मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से, हो जाएगा सर। अब बस उल्टा करके देख लो भाई साहब, उल्टा करके देख लो, मुझे आंसर बताना, और इसका मैं अपने को, इसका मैं एक काम करता हूं, पोल करवा ही देता हूं भाई, हाँ पोल करवा ही देता हूं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ऑप्शन भी दे दूंगा, एक क्वेश्चन दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं कि सर 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, 8 एटम्स ऑफ, पोल करने का ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बस लिख देना, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ऑप्शंस दे देता हूं बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा सर 1, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन कितना 4, एंड फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर ये देख लो, आप अपना अपना ऑप्शन बता दो। अब की बार एटम दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं पोल जनरेट कर देता हूं आपके लिए, पोल जनरेट कर देता हूं 45 सेकंड्स का, ये देख लो आपसे क्या बोला जा रहा है, 8 एटम्स अपने को, 8 एटम्स अपने को
8 एटम्स अपने को ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, किसके? 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा भाई साहब, क्या ऑप्शन होगा, ये देख लो क्या ऑप्शन होगा। एटम से मॉलिक्यूल्स निकालना है भैया। CO2 में क्या है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है क्या? एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है क्या, 2 है क्या? अब जब 2 है तो सर कैसे आएगा, 8 बाई क्या करूंगा सर, एटम से मॉलिक्यूल निकालना है, डिवाइड बाय एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 8/2। क्या आंसर आ जाएगा, 4। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। मैं अगर पोल देखूं, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अरे ओके, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो, क्या बात है यार, यही चाहिए अपने को, यही चाहिए अपने को। बहुत बढ़िया यार, देख लो अपने पास। अबे वेदांत जाना और जीत धारा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही ऑप्शन चाहिए अपने को, देख लो 100% यही चाहिए भाई, PW फैमिली को यही चाहिए। अगले साल सर नीट 2024 में 100%, अभी जो रेशियो है थोड़ा सा ऐसा ना कि हाँ भाई 3 में 1 बच्चा PW का है इस साल, तो भैया अगले साल सिलेक्शन में पूरा का पूरा 100% बच्चा हमारा चाहिए, PW फैमिली से चाहिए भाई साहब। ये बेसिक से चीजें जो आज की क्लास में हम लोग कर रहे थे, अपने को आज हम लोग इतना ही कुछ करेंगे डिस्कस, क्योंकि ऑब्वियस है काफी टाइम हो चुका है, ऑब्वियस है काफी टाइम हो चुका है, तो टेंशन मत लो, सब लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए जितना हो सकता है। बेटा कुछ बेसिक बातें हमने शुरुआत में डिस्कस करी हैं, प्लीज उसको बार बार लिख के रख लो अपने कमेंट सेक्शन में। आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो, आज अपने आप से प्रॉमिस करो कि सर जो 2023 में हुआ वो हो चुका है, पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा उसको हम सही कर सकते हैं अगर प्रेजेंट में हम सही एक्शन ले तो। फ्यूचर को सही करने का सही वक्त आज ही है, अभी ही है, ये बात ध्यान रखो। कोई भी आपका रिजल्ट रोक नहीं सकता एक्सेप्ट आपके अलावा। आपको आपकी सफलता से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ आप। तो बेटर है अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं जितना पॉसिबल तरीके से हो सकता है, जितना अपने आप से हो सकता है, उतनी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा। आज के कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं इस लेक्चर के बाद आप सब लोग ये कमेंट छोड़ के जाए, अपने आप से एक प्रॉमिस करके जाए और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, ताकि अगले साल जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में हम लोग मिले तब भैया हम अलग सर को बताएं कि यस सर, हमने देखो आपने जो फ्री में यूट्यूब पे पहले दिन जो क्लास दी थी और उस दिन का प्रॉमिस है, और आज रिजल्ट का दिन है जो हम साथ साथ बने हुए हैं। तो बेटा आज सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका ये सफर अच्छा रहे, आप सब लोग नीट 2024 में सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल ही नहीं रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में पहुंचे, उसके लिए कुछ चीजें फॉलो कीजिए। यकीन 2.0 को स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई, मैं नहीं जानता भाई, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक। जो हम बोल रहे थे शुरुआत में कंसिस्टेंसी, ये वर्ड प्रिजर्वेंस होता है ना कि भाई परसिस्टेंस, भाई सब वर्ड बोलने में अच्छा लगता है, जब फॉलो करने की बात आती है ना, जब मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस की बात आती है, डिफरेंस दिखता है। मोटिवेशन सर आपका 1-2 दिन आज हाई रहेगा, आज लगेगा अरे बहुत इजी सी चीजें हैं, मुझे ही पता है बहुत इजी सी चीजें हैं, लेकिन हाँ लास्ट तक जाते जाते वही सक्सेसफुल होगा जो लास्ट क्लास तक बना होगा। तो ट्राई करना जितना हो सकता है, जितने पॉसिबल में अपनी एनर्जी चैनलाइज कीजिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए, थ्रू आउट द जर्नी शानदार रखिए। पक्का मिलेंगे हम लोग, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। मैं आपको सारी चीजें मतलब जो क्लास में होगा ना, मैंने एक लाइन लिखी थी 2024 का, एक प्रॉमिस किया था आपसे, 2024 के सारे क्वेश्चन क्लास नोट से आएंगे, इस बात का प्रॉमिस मेरी तरफ से है। आप भी ऐसा प्रॉमिस अपने आप से कर दो कि यस सर, हम लोग भी अगले साल सारे सिलेक्शन PW से होंगे, आप टेंशन मत लो, आप सब लोग साथ जुड़े रहो। PW की ऑसम टीचर्स की टीम आपके साथ लगी हुई है, सारे टीचर्स ऑसम है भाई, तुम किसी से ही पढ़ो, बस स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो, अपने हिसाब से जितना हो सकता है बेस्ट तरीके से रिवीजन करिए, कोई बैकलॉग नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, इस बार खूब सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस का खजाना है मेरे पास, टेंशन मत लो। जिन लोगों को पता है उनके पास पता है कि खजाना लेके आता हूं मैं, खजाने से पिटारे से क्वेश्चंस निकालेंगे और वहां से देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें। आज की क्लास में अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मंडे से हम लोग एक साथ आएंगे, थोड़ा सा मेरे थोड़ा कुछ फैमिली फंक्शन, इसलिए कल की क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास मंडे से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्लास से लेकर मंडे से लेकर टिल योर एग्जाम हम लोग डेली मिलते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से बातें करते रहेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे आपके साथ साथ, और इस सफ़र को यादगार बनाएंगे, इस सफ़र को यादगार बनाएंगे। बेटा फेल होना खराब चीज़ नहीं है, फेलियर से आप सीख सकते हो, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट
एक इवेंट की तरह है जो आपके साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फेलियर है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करो। और होता है ना कि भाई गलतियां हुई हैं, असफलता को स्वीकार करो और सफलता की तरफ आगे बढ़ो, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो सबको ढेर सारा प्यार, और यही प्यार हम आपस में मेंटेन रखें, और साल के अगले साल विक्ट्री सेलिब्रेशन में पक्का मिलेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ मिलते हैं बैचेस में, तब तक के लिए ओके।